दोस्तों, मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। बड़ी बड़ी शख्सियत से गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिलता ही रहता है। एसएन विनोद साहब की शख्सियत इतनी बुलंद है, इनका व्यक्तित्व अपने आप में प्रेरणादायी है। हमारे एसएन विनोद साहब की ख्याति एक बड़े पत्रकार, निर्भीक पत्रकार और पत्रकारिता जगत में पत्रकारिता के संस्कार के साथ पत्रकारिता करना। गोदी मीडिया के युग में को सात सितारे की तरह वो मार्गदर्शक करता है भटके हुए लोगों को, रास्ता चाहने वाले लोगों को। तो विनोद जी, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जितने महान हैं उतनी महानता का आप व्यवहारिक परिचय भी देते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया कि विनोद जी, मैं चाहता हूं आपसे गुफ्तगू करूं, क्योंकि आपकी बेबाकी, आपका अनुभव पत्रकारिता जगत में जो रहा है ये बहुत सराहनीय रहा है। तो आप पत्रकारिता जगत में आमतौर पर स्कूली बच्चे जो होते हैं वो अपने स्कूली ज़माने में सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। तो आप पत्रकारिता को क्यों चुना? इस बिंदु से आप शुरू करेंगे और आज शिखर तक आप पहुंचे हैं, उस यात्रा का संक्षिप्त विवरण दे दीजिए। चलिए, धन्यवाद। आपने ये सवाल पूछकर मुझे अतीत में वापस भेज दिया। बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मुझे लगता है साहब कि शायद ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए, इसी दायित्व के साथ पृथ्वी पर भेजा। जब मैं पुरानी बातें याद करता हूँ जी, मैं कुछ घटना चलता हूँ। हमारा पारिवारिक पार्श्व पत्रकारिता रहा। जब संदर्भ वर्ष बता दो, मेरे बड़े चाचा, पिताजी के सगे बड़े भाई जी, सर्चलाइट के एडिटर हैं, ब्रिटिश है, 1918 से लेकर 1948 तक जी। और सर्चलाइट के इतिहास आपको जानकारी होगी। इतिहास में दर्ज है कि हिस्ट्री ऑफ द सर्चलाइट इज द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये माना गया। डॉक्टर के दत्ता वाइस चांसलर थे पटना यूनिवर्सिटी के, 10 वॉल्यूम में फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर है। उसमें उन्होंने प्रीफेस में लिखा है। ये पार्श्व हम लोग को पत्रकारिता का देखा बचपन से पत्रकारिता। अच्छा, और बड़े चाचा का ये था, जैसे आपने कहा, कहीं कोई समझौता नहीं, कोई दबाव नहीं। हालांकि राजनीति में भी थे, वो विधायक भी रहे, कांग्रेस पार्टी में थे, सब था। लेकिन जहाँ लिखने का सवाल आया पत्रकार, उसमें कोई समझौता नहीं। वो निडरता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक, तथ्यपरक लिखना उनकी खूबसूरती थी। इसलिए उनकी एक पहचान बनी थी। जैसे मैंने कहा, ब्रिटिश टाइम में स्थिति थी कि जो अंग्रेजी शासक थे उनसे भयभीत रहते थे, ये हालत। बल्कि उस समय अगर 2 घटना इस संदर्भ में बताना चाहूँगा। आप देखिएगा, ऑल इंडिया रिपोर्टर में एक बाल सती केस करके चैप्टर है जी। 12 दिनों पटना कंग था, छोटी जगह थी। तो वो जमाना था राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के खिलाफ वो आंदोलन चल रहा था। उन्हीं दिनों पति की मृत्यु पर एक महिला पत्नी वो सती होने के जाके चीता पर बैठ चुकी थी जी। पुलिस को मालूम हुआ, पुलिस आई, उसको गिरफ्तार करके डाल दिया उसको लॉकअप में। अब इसको किस रूप में इसे बताया जाए, आप समझिए। हम लोग तो धार्मिक व्यक्ति हैं, कुछ बहुत सारी बातें जानते हैं। इस रात में बड़े जोरों का आंधी तूफान जी, बिजली गिरती है जी। उस लॉकअप के ऊपर भवन में जहां डाला गया था, वो महिला जल करके राख हो गई, माने सती हो गई। सती हो गई। अब ब्रिटिशर से मानने को तैयार नहीं। उनका नहीं, इट्स ए कॉन्स्पिरेसी, इट्स ए मर्डर जी। और उसके सारे इन लॉज वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला चला, सजा वगैरह हुई। तो उसमें जो सजा हुई, देखिए मैं पत्रकारिता ये ब्रिटिश काल की बात बता रहा हूँ। तो उसमें जो जजमेंट, सरकुटनी टिरल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के, तो जजमेंट जो दिया था उसमें, उस जजमेंट के खिलाफ हमारे बड़े चाचा ने, ही रोट ए सीरीज ऑफ आर्टिकल अगेंस्ट दैट जजमेंट। वो परेशान गया और उससे वो परेशान होकर चीफ जस्टिस ने स्वयं केस लॉन्च करके उनको डिफेमेशन का करके उनको गिरफ्तार करवा लिया जी। गिरफ्तारी तो उस जमाने में वो लोग स्वतंत्रता संग्राम से बहुत आसान थी, बहुत आसान। लेकिन ये मामला क्यों बहुत ज़्यादा
चर्चित रहा है, इसलिए इसके उल्लेख कर रहा हूँ। ये जो उस जमाने में पंडित मोतीलाल नेहरू प्रैक्टिस छोड़ चुके थे जी, लेकिन उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुरली का केस है, मुरली मनोहर प्रसाद नाम था मेरे बड़े चाचा का, मैं लड़ूंगा। मोतीलाल नेहरू पटना, आज भी पटना हाई कोर्ट में डोम पर उल्लिखित लिखा हुआ है कि मोतीलाल नेहरू भी यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं जी। ना। वो आए, सर तेज बहादुर सप्रू बॉम्बे स्टेट के सबसे बड़े वकील थे, वो आए। शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, कलकत्ता में बहुत बड़े वकील थे, ये सब बने गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स, ये मामला चला। और जब आर्गुमेंट शुरू हुआ तो ऐसा लगता था जैसे वो जो अच्छा उसी के कोर्ट में जी कि चीफ जस्टिस जो है खुद ही अक्यूज्ड हो, जी, और बहुत मशहूर उसमें कोर्ट है। अब थोड़ा ये ध्यान है कि मोतीलाल ने या तेज बहादुर सप्रू दोनों में किसी ने कहा था कि माय लॉर्ड, इट इज नोवेयर रिटन इन द बुक ऑफ लॉ जी, that a judge need no law and I am sorry to state you don't know law। वो बखला गया। मैं इसका उल्लेख कर रहे हैं पत्रकारिता के, अतीत के पत्रकार वर्तमान के पत्रकारिता की तुलना करने के लिए। खैर, जो सजा सुनाई उन्होंने, एक तो था इम्प्रिजमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट है तब तक वहाँ रहना है, ठीक है। दूसरा, एक बड़ी राशि, बड़ा अमाउंट था फाइन। ये बात है 1929 की, 1929 की, उस जमाने के। और वो फाइन नहीं देने पर 15 दिन के जेल, और ये था। खैर, कोर्ट में रहे तो कोई बात नहीं थी। वो जो फाइन का पैसा था वो जमा हो गया, रसीद प्रोड्यूस हो गया जी कोर्ट में। उस समय ये एक मिस्ट्री लगी थी कि ये पैसा जमा किसने कराया, किसने कराया इतनी जल्दी। और चूंकि कांग्रेस पार्टी से नहीं हुआ था, उनके सर्चलाइट प्रेस से नहीं हुआ था, हम लोग के घर से नहीं हुआ था, पैसा जमा किसने कराया? अब बड़ी राशि थी। जी जी। खैर बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद उस चीफ जस्टिस को याद होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, महान वकील हुए थे, बल्कि संदर्भवश एक्चुअली भारतीय संविधान सभा जो उसके अध्यक्ष वो बन रहे थे जी। अस्वस्थ होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे जी सदा। तो उनके यहाँ अंग्रेजों की भी पार्टियाँ उटियाँ हुआ करती थी। एक दिन वो चीफ जस्टिस का उनके पास फोन जाता है जी। उन कहते हैं आई वांट टू मीट मुरली बाबू अंकल का नाम लेकर के कि एलोन एक कुछ अरेंजमेंट कीजिए। तो सस्ता बाबू ने अपने घर में ही चाय नाश्ता जो होगा एक दिन दोनों को बुला लिया जी, दोनों की मुलाकात करा, दोनों को मुलाकात हुई। उस बातचीत में अच्छा वो अकेले में बात होती उस का ये रिवील हुआ, वो चीफ जस्टिस जो कंप्लेनेंट था, जिसने गिरफ्तारी कराई, जिसने सजा सुनाई जी, वो फाइन का पैसा उसी ने जमा कराया था। वंडरफुल। मैंने ये देख करके इन लोगों का पैट्रियोटिज्म देख करके इतने समर्पित है ये अपने देश के प्रति और आज़ादी की लड़ाई में, वो इतना कितनी बड़ी बात आपने बताई है। ये हुआ, और यही नहीं, बात यही नहीं खत्म हुई। वो चीफ जस्टिस एक ब्रिटिशर अंग्रेज जी, उन लोगों में दोनों में तय हुआ न, बात हुई उसका कि एक उसने इंडियन पेन नेम रख लिया, सपोज प्रेम कुमार, हाँ, जो भी एक नाम रख लिया, नाम फर्जी नाम, और उस नाम से वो ब्रिटिशर चीफ जस्टिस अंग्रेज जी, उसने सर्चलाइट के लिए कॉलम लिखना शुरू किया इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट जी। अब कल्पना कीजिए, हृदय परिवर्तन कर दिया, हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये सब जो अपने परिवार में हम लोगों ने देखा सुना, बाद में, ये तो खैर हमारे जन्म के पहले की बात है, लेकिन जो देखते आए सुने, और जो तो इससे पत्रकारिता के प्रति एक आकर्षण का जो था वो बढ़ा है कि हमको बड़े बचपन से हो गया था कि पत्रकार बनना है। अब लिखने का, अब घर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी, बड़का जी का, हम लोग बड़े चाचा को बड़का बाबूजी बोला करते थे, तो ये होता था, पढ़ता लिखता था प्लस से करने का। इसमें चूंकि आपने याद दिलाई तो वही बातें कुछ उस समय लगता था कि छोटी बात है, उसको कभी ध्यान नहीं दिया, अब लगता है कि नहीं ये छोटी बात नहीं थी। मैं 7वीं क्लास का छात्र था, 7वीं क्लास का, वो क्या होता है, सही है, 7वीं क्लास, एक गर्दे में पटना हाई स्कूल का स्टूडेंट था। मेरी माँ बलिया की थी, यूपी। मेरे एक नाना थे, उस जमाने में वो कम्युनिस्ट थे जी, वो बैचलर रह गए थे, नाम था विश्वनाथ प्रसाद मर्दाना, टॉप पर्सनालिटी। और चंद्रशेखर की आत्मकथा में उनकी चर्चा बहुत आती है जी। वो जब पटना आया करते थे घर पे, तो कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत सा लिटरेचर
देते, जिससे मैं छुप कर पढ़ाई करता था। चूंकि बता दूं उस पर घर का वातावरण कांग्रेस का था, पार्श्व सुनना, आंदोलन दिस जाती है, और कम्युनिस्ट होना बड़े हे दृष्टि से देखा था। पहले तो आदमी चर्चे में आया था कि वो कम्युनिस्ट हो गया। तो मैं उस लिटरेचर को छुप करके पढ़ा करता था जी। मन में एक अंतर्द्वंद उठा, जो घर में वातावरण देख रहा हूं और ये जो लेखन, दोनों में बड़ा विरोधाभास था। उस जमाने में बता दो, कह रहे हैं कि उस जमाने छोटी बातें लगती थी, एक लेख हाथ से एक लेख लिखा, जो मन में जो शंकाएं उठी थी, जो सवाल उठ रहे थे जी, कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, वो सब देखते हुए उसका शीर्षक दिया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी राजनीतिक चूकें। हाँ, आप तो बहुत मैंने जिसको कहते उस समय बहुत साहस जुटाया आपने। हाँ, वो लिख करके उसको उस जमाने में यहाँ पर वो आर्यावर्त अखबार बहुत लीडिंग अखबार था, तो लिफाफा में डाल के संपादक आर्यावर्त करके पेश किया। मैं बरामदा पर बैठा हुआ था, मेरे एक मित्र साइकिल से जा रहा था सामने, मैं उसको बुलाया, थोड़ा सा, मैं कहाँ जा रहे हो? तो जरा स्टेशन जा रहे हो। और मैं उसको लिफाफा दे कि काम करो, इसमें टिकट लगा के जीपीओ में छोड़ देना जी। उसको दिया, बात आई गई, खत्म हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद मेरे छोटे चाचा के लड़के की शादी थी छपरा जी। हम लोग सब वहाँ गए हुए थे, छपरा गए हुए थे, तिलक का दिन था। तो तिलक के दिन फिर मेरे बड़े चाचा वो पटना से आते। उस जमाने में गाड़ी जो है स्टीमर से गंगा पार करवानी पड़ती थी, गंगा पार किया और वहाँ से उस समय पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा वो भी आए थे, डॉक्टर अरुण नारायण सिन्हा, ये सभी लोग आए थे। तिलक का दिन था, कमीज पजामा पहने, 7वीं क्लास का लड़का, घर में काम धाम चल रहा है, खाना पीना सब। तो उनका जो अटेंडेंट था, जो नौकर, जो बड़का बाबू जी, वो मुझे बुला रहा है कि चलिए, बड़े मालिक बुला रहे हैं। लॉन में आए तो वहाँ पर वो बैठे थे, श्री बाबू मुख्यमंत्री वो बैठे थे, रुग्र बाबू, सारे लोग लॉन में बैठे हुए थे। तो बड़े चाचा ने मुझे बुलाया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, श्री बाबू को बताया कि देखिए यही मेरा भतीजा है, इसी का आर्टिकल छपा है। वह आर्टिकल उस दिन पटना में आर्यावर्त में एडिट पेज में मुख्य आलेख के रूप में छपा हुआ था जी। 7वीं क्लास का छात्र जी। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था। अच्छा, मैं छपरा गया, देखा था, वो लोग पटना से आए देखे हुए। अब डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा चंबे मुझे बुलाया, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, तुमने लिखा जी, आश्चर्य की बात है। वो सब देखा, चेहरा, मैं दुबला पत्ता छोटा सा लड़का, क्या होता है? तो यह जो मैंने कहा, जो बताया कि लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा जी जी। वो पत्रकारिता के प्रति जो आकर्षण और एक जो सम्मान था, बचपन से वो पैदा होता चला गया। घर का वातावरण ने सब देखते हुए वो किया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ख्याति लब बेखौफ बेबाक वरिष्ठ पत्रकार SN विनोद जी को। लंबी बातचीत का ये प्रस्तुत प्रथम भाग है। मेरे सब्सक्राइबर पूरी बातचीत को किस्तों में सुन सकेंगे। धन्यवाद।